लंका श्रीलंका किस्त नंबर 12 बाय ए हमीद। नारायणी बड़ी तेजी से चक्कर लगा रही थी। देखते देखते इसने 4 चक्कर पूरे कर लिए। हर चक्कर पर वो ऊंची आवाज में कहे जाती थी, मैंने तुम्हारा अग्नि जहर अपने ऊपर ले लिया। नारायणी को अपने गुनाह का कफारा अदा करने के लिए इससे बेहतर मौका शायद ही मिलता। रंगा बौखला सा गया। वो इतना कमजोर हो चुका था कि अपनी जगह से उठ नहीं सकता था। फिर भी इसने रेंगते हुए नारायणी को पकड़ने और रोकने की कोशिश की, लेकिन नारायणी ने अपने दायरे को ज्यादा कुशादा कर दिया। मैं भी परे हट गया था कि खामखा किसी मुसीबत में न फंस जाऊं। नारायणी ने 7वां चक्कर पूरे कर लिए तो वो जमीन पर गिर पड़ी। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। पहले तो मुझे सब कुछ ढोंग लगा, लेकिन दूसरे लम्हे नारायणी पानी पानी पुकारती दरिया की तरफ भागी। रंगा सपेरे के जिस्म की तपश जैसे अचानक खत्म हो गई हो। वो अपनी जगह से उठकर खड़ा हुआ और नारायणी के पीछे इससे आवाजें देता हुआ भागा। मैं एक तरफ होकर ये सारा तमाशा देख रहा था। नारायणी ने दरिया में छलांग लगा दी। मैंने देखा जहां नारायणी दरिया में कूदी थी वहां पानी में से भाप के मुरगुले उठने शुरू हो गए। रंगा सपेरे ने भी इसके पीछे दरिया में छलांग लगा दी। मैं वहां एक पल के लिए भी नहीं रुकना चाहता था। मुझे यकीन था कि नारायणी जिंदा नहीं बचेगी। वो अग्नि सांप के जहर को बर्दाश्त कर सकेगी और बहुत जल्द मर जाएगी, और मैं इसके कत्ले अमद या खुदकुशी का ऐनी गवाह नहीं बनना चाहता था। चुनाचे मैं पलटकर भाग उठा। मैं पक्की सड़क पर आकर थोड़ी देर सांस लेने को रुका और फिर तेज तेज कदमों से शहर की तरफ रवाना हो गया। रेलवे लाइन के पार चौक में मुझे टैक्सी मिल गई। घर पहुंचकर मैंने खुदा का शुक्र अदा किया कि मैं खैर आफियत के साथ वापस आ गया हूँ। मैंने नारायणी और रंगा सपेरे का ख्याल दिल से निकाल दिया और इसका जिक्र भी किसी से ना किया। वक्त गुजरता चला गया। 15 दिन गुजर गए। इस दौरान ना तो मैं दरिया वाली झोंपड़ी की तरफ गया और ना ही नारायणी मुझे मिली। अब मैं इन दोनों में से किसी के साथ कोई सरोकार नहीं रखना चाहता था। मैंने नारायणी के किरदार को एक वहम समझकर दिलो दिमाग से निकाल दिया और अपने रोजमर्रा के फराइज में अपने आप को महव कर दिया। 1 महीना गुजर गया। नारायणी मुझे किसी असेबी कहानी का कोई ऐसा किरदार मालूम होने लगी थी जिसने कभी ख्वाब में किसी पुरस्कार जंगल में मुलाकात हुई थी। वैसे भी मेरा काम खत्म हो गया था। नारायणी अपने नाम निहाद शोहर से मिल चुकी थी और इससे बकौल इसके अपने पिछले जन्म के गुनाह का कफारा अदा करने का मौका भी मिल गया था। अब वो जाने और इसका नाम निहाद शोहर जाने। मैंने अपनी सारी तवज्जो अपने रेडियो सैलून के माहौल की तरफ कर दी। मैं अपनी ड्यूटी पूरी यकसुई के साथ अदा करता। मैंने फौजियों के लिए गीत माला भी लिखना शुरू कर दी। छोटे छोटे रेडियो मज़ाया फीचर भी लिखने लगा। फौजी नौजवान इन्हें बहुत पसंद करते और हमें खत भी लिखते। इन्हीं दिनों जनूबी हिंदुस्तान और सैलून यानी श्रीलंका में एक तमिल फिल्म का बड़ा चर्चा था। यह धार्मिक फिल्म थी और इसके गाने तमिल पट्टनों में बड़े मकबूल थे। हमें इस फिल्म के गानों के लिए तमिल फौजियों की बड़ी फरमाइशें आती थी। इस फिल्म की मकबूलियत की वजह से इसके रिकॉर्डों को जनूबी हिंद और सैलून में ब्लैक होती थी। हमें दिल्ली रेडियो ने सिर्फ 3 रिकॉर्ड भेजे थे, जबकि इस फिल्म में कुल 12 गाने थे। दिल्ली में भी ये रिकॉर्ड नायाब थे। एक रोज कैप्टन मलिक ने मुझसे कहा कि तुम जाफना जाओ और पराठा एंड सेंस वालों से इस फिल्म के बाकी रिकॉर्ड भी खरीद लाओ। मुझे यकीन है कि इनके पास ये रिकॉर्ड जरूर होंगे। जाफना में अहमद पराठा वालों की दुकान में टेलीफोन नहीं था, चुनांचे मेरा जाना जरूरी हो गया और मैं एक रोज कोलंबो से ट्रेन में बैठकर जाफना की तरफ चल पड़ा। दूसरे दिन शाम के वक्त जाफना पहुंचा। सीधा होटल जाकर मुंह हाथ धोया, कपड़े बदले और अहमद पराठा की दुकान की तरफ रवाना हो गया। अभी शाम के 6 ही बजे थे, लेकिन मैं ये देखकर कुछ हैरान हुआ कि अहमद पराठा की दुकान पर ताला लगा था। इस नेक दिल तमिल मुसलमान अहमद पराठा का तारुफ मैं पहले करवा चुका हूँ। जाफना शहर में इसकी ग्रामोफोन रिकॉर्डों की दुकान थी। करीब पुरफिजा बस्ती के कोने में इसका छोटा सा लकड़ी बांस का बना हुआ अपना मकान था, जहां वो अपनी पाबंद सोमो सलाद बीबी और नूमर बेटे अब्दुल पराठा के साथ पुरस्कून जिंदगी बसर कर रहा था। मैंने सोचा कहीं अहमद साहिब बीमार ना हो। इनका घर मैंने देखा हुआ था। साथ वाले दुकानदारों से पूछने के बजाय मैंने ये मुनासिब समझा कि अहमद पराठा के घर चलता हूँ, थोड़ी चहलकदमी भी हो जाएगी। 2 दिन से ट्रेन में बैठा हुआ था। मैं पैदल ही अहमद पराठा के मकान की तरफ चल पड़ा। केले के छोटे से बाग में से गुजरकर जब मैं अहमद साहब के मकान पर पहुंचा तो वहां मुझे कुछ अजीब सी नामानूस फजा छाई दिखाई थी। बरामदे की बत्ती बुझी हुई थी, सिर्फ बैठक की बत्ती जल रही थी। कोई आवाज भी सुनाई नहीं दे रही थी। मैं कुछ देर वहां चुपचाप खड़ा माहौल का जायजा लेता रहा। मेरा दिल कह रहा था कि यहाँ कोई वाकया हो गया है। बैठक का दरवाजा बंद था। मैं धड़कते हुए दिल के साथ लकड़ी की सीढ़ी चढ़कर जमीन से 2 फीट ऊंची मचान पर बने लकड़ी के बांस के उस मकान के बरामदे में आ गया। मैंने आहिस्ता से अहमद पराठा का नाम लेकर इन्हें आवाज दी। कोई जवाब न आया। दूसरी बार फिर आवाज दी। इस बार भी किसी ने जवाब न दिया। अब मुझे तशवीश हुई। मैं दरवाजे के पास आया और महज तशवीश की वजह से बांस के दरवाजे की दर्जों में से अंदर झांक कर देखा। जब देखता हूँ कि लकड़ी के फर्श पर चटाई बिछी है, चटाई पर मुसल्ला बिछा हुआ है और अहमद पराठा और उनकी बेगम दोनों अपने सरों को ढांपे, हाथ सीने पर बांधे, सर झुकाए बैठे इबादत में महव है।
मैं दबे पांव पीछे हट गया, बरामदे से उतरा और लकड़ी के शिकस्ता स्टूल पर बैठकर इंतजार करने लगा कि वो इबादत से फारिग हों तो मैं इन्हें एक बार फिर आवाज दूं। 10 मिनट के बाद अहमद साहिब ने दरवाजे का किवाड़ खोलकर देखा और सिनहाली में पूछा, कौन साहिब हैं? मैं स्टूल से उठकर सामने आ गया, अदब से अहमद साहिब को सलाम किया। उन्होंने मुझे देखा तो लपक कर गले से लगा लिया। आप कब आए? इनकी आवाज़ में नकाहत थी और लहजा बुझा बुझा था। मैं समझ गया कि कोई नाखुशगवार वाक़या ज़रूर हुआ है। मुझे इनका बेटा अब्दुल पराथा भी वहाँ नजर नहीं आ रहा था। दिल में तरह तरह के वसवसे सर उभारने लगे। मैं दिल में इनकी खैरियत की दुआ मांगने लगा। अहमद साहिब थके थके कदमों से चलते मुझे अंदर ले गए। इनकी बेगम मुसल्ला लपेट रही थी। मैंने इन्हें भी झुककर सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम कहकर उन्होंने मेरी खैरियत पूछी। अहमद साहिब की बेगम का लहजा भी उदास और गमगीन था। वो मुसल्ला लेकर दूसरे कमरे में जाने लगी तो अहमद साहिब ने आवाज़ देकर इन्हें खाना लाने को कहा। मैंने जल्दी से कहा, मुझे भूख नहीं है, चाय मैं होटल से पी कर आ रहा हूँ। अहमद पराठा चटाई पर बैठ गए। बैठते हुए इनके मुंह से आह निकल गई। अब मुझसे रहा ना गया। मैंने पूछ लिया कि खैरियत तो है अहमद साहिब? उन्होंने मेरी तरफ देखा, ज़रा सा मुस्कुराए और बोले, बेटा तुम हमारे साथ क्यों परेशान होते हो? बताओ जाफना कैसे आना हुआ? मेरा ख़त मिल गया था। जी हाँ, बाकरी कार्ड भी पहुंच गए थे, लेकिन खुदा के लिए मुझे बताइए तो सही, घर पर उदासी क्यों छाई हुई है? अब्दुल कहाँ है? अहमद साहिब ने एक ठंडा सांस भरा और कहा, वही हमारे पास नहीं है। मेरे मुंह से अपने आप निकल गया, क्या वो? इससे आगे मेरी जुबान जैसे बंद हो गई। तब अहमद पराठा ने कहा, बेटा जो तुम समझ रहे हो वो बात नहीं है। अल्लाह का शुक्र है कि अब्दुल बेटा अभी तक जिंदा है, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं कि वो ज्यादा दिन जिंदा रह सके। ये मालूम हो जाने के बाद कि अब्दुल जिंदा है मेरा हौसला बढ़ा। मैंने पूछा, मुझे खुलकर बताइए कि असल मामला क्या है? मैं आपकी खिदमत के लिए तैयार हूँ। अहमद पराठा का चेहरा उतरा हुआ था। वो पहले से ज्यादा बूढ़े नजर आ रहे थे। कुछ देर तक दीवार पर लगे कैलेंडर की तरफ टिकटिकी बांधे देखते रहे, फिर बोले, मेरे बेटे को मेरे दुश्मन हिंदू तामिल अगवा करके ले गए हैं। अब सारी बात मेरी समझ में आ गई। पिछली बार अहमद साहिब ने मुझे बताया था कि जाफना और पोरपेडो के मुतअस्सिब हिंदू तामिल इसके दुश्मन है। उसके कारोबार को तबाह करके इसे जाफना से कोलंबो की तरफ चले जाने पर मजबूर कर रहे हैं। इससे पहले भी वो कई बार इस पर हमला कर चुके थे और उन्होंने इसे कह रखा था कि अगर इससे अपने बीवी बच्चे की जिंदगी अजीज है तो दुकान बेचकर यहाँ से कोलंबो चले जाओ, नहीं तो हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। परसों दोपहर को मेरा बेटा अब्दुल एक एजेंट के पास नए रिकॉर्डों का पता करने गया और तब से वापस नहीं आया। इसी रोज शाम को मुझे खत मिला जिसमें लिखा था कि तुम्हारे बेटे को हमने अगवा कर लिया है और अब कभी तुम अपने बेटे की शक्ल नहीं देख सकोगे। अहमद साहिब ने मुझे वो खत निकाल कर दिखाया। बादामी कागज पर तामिल जुबान में लिखाई थी। मैं इसे पढ़ नहीं सकता था। अहमद साहिब ने मुझे खत पढ़कर सुनाया। मैंने पहली बात ही नहीं कही कि उन्होंने खत पुलिस को दिखाया। अहमद साहिब सांस भरकर बोले, यहाँ की पुलिस भी हिंदू तामिल है और हिंदू से मिली हुई है। ये लोग मुसलमानों के जानी दुश्मन हैं और इन्हें फलता फूलता नहीं देख सकते। जो तामिल हिंदू शहर में रहते हैं वो भी दरपर्दा इनकी मदद करते हैं। इनमें एक खुफिया गिरोह ऐसा बन गया है जिनको यहाँ के अमीर हिंदू तामिलों की मदद हासिल है। ये गिरोह मुसलमानों को एक एक करके यहाँ से निकाल देना, ये खत्म कर देना चाहता है। और फिर खत में मुझे धमकी भी दी गई है कि अगर मैं पुलिस को इत्तला की तो मेरे बच्चे का कटा हुआ सर मेरे घर भेज दिया जाएगा। अहमद साहिब सर पकड़कर बैठ गए। इनकी आंखों में आंसू छलक पड़े। मेरा दिल इनके गम में भर आया, लेकिन मेरी समझ में नहीं आता था कि मैं इनकी क्या मदद कर सकता हूँ। मैं इस मुल्क में अजनबी था और एक फौजी इदारे से वाबस्ता था। मैंने ये मशवरा दे सकता था कि वो कानून की मदद हासिल करने की कोशिश करें, लेकिन वहाँ हिंदू तामिलों की अक्सरियत थी और मुसलमानों को कोई नहीं पूछता था। ये मुसलमानों के खिलाफ वही मवाद पक रहा था जो आज वहाँ लावा बनकर फूट पड़ा है और लंका के मशरकी साहिल के मुसलमानों का वहाँ तामिल हिंदू और भारतीय फौज के हाथों कत्लेआम किया जा रहा है। मैंने इन्हें हौसला देने की कोशिश की तो वो साफे से आंसू पूंछते मेरी तरफ देखकर बोले, हमारी किस्मत में जो लिखा है वो तो हमें भुगतना ही होगा। बेटे तुम बताओ, मैं तुम्हारी क्या खिदमत कर सकता हूँ? और तुम होटल में क्यों ठहरे, यहाँ क्यों नहीं आ गए? ये भी तो तुम्हारा अपना घर है। मैंने इनका शुक्रिया अदा करते हुए कहा, अल्लाह ताला आपको इस आजमाइश से निकाले। मुझे हुक्म करे, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? अहमद साहिब ने मुझे दुआ दी और आह भर कर रह गए। मैंने रिकार्डो की बात करने मुनासिब न समझी और थोड़ी देर इनके पास से इजाज़त तलब की और दूसरे रोज़ आने का वादा करके उठाया। इस वक्त शाम का हल्का हल्का अंधेरा छाने लगा था। मैं अहमद साहिब के मकान से निकलकर किले के छोटे से बाग से गुजरकर नारियल के दरख्तों वाले छोटे से रास्ते पर आया तो मुझे अपने पीछे किसी के कदमों की चाप सुनाई दी। मैंने पलटकर देखा तो एक आदमी भागकर दरख्तों के पीछे छुप गया। मैंने इसी में खैर जानी कि इस इलाके से निकल जाऊं। चुनांचे मैं तेज तेज कदमों से चलता बड़ी सड़क पर आ गया। वहाँ एक रिक्शा खाली मिल गया। मैं इसमें बैठकर अपने होटल आ गया। दिल में बार बार यही ख्याल आ रहा था कि वो आदमी कौन था जो मेरा पीछा कर रहा था।
मैंने इसकी शक्ल नहीं देखी थी। दुबला काला सा आदमी था, सिर्फ धोती पहन रखी थी और एक छलावे की तरह मेरे पलटने के साथ ही दौड़कर दरख्तों में गायब हो गया था। इसमें किसी किस्म के शक व शुबे की गुंजाइश नहीं थी कि वो मेरा पीछा कर रहा था। अहमद पराथा साहिब का घर मुतअस्सिब और मुसलमान दुश्मन हिंदू तामिलों का टारगेट बन चुका था। कुदरती बात थी कि वो इस गिरोह के जासूस इस घर की निगरानी कर रहे थे। मैं एहतियातन रात को भी होटल से बाहर न निकला, कमरे में ही खाना मंगवा कर खाया और दरवाजा अंदर से बंद करके पलंग पर लेट गया। मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था कि मामला इतनी संगीन सूरत इख्तियार कर जाएगा। थोड़ी देर में पलंग पर लेटा अंग्रेजी साल पढ़ता रहा जो मैं कोलंबो से अपने साथ लाया था। कमरे का पंखा चल रहा था। नींद मेरी आंखों से भारी होने लगी तो मैंने बत्ती बुझा दी और आंखें बंद करके सोने की कोशिश करने लगा। नींद पहले ही मुझे अपनी आगोश में लेने के लिए तैयार खड़ी थी। अचानक मेरी आंख खुल गई। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि कोई कमरे में दाखिल हुआ है, मगर वो किधर से आ गया। दरवाज़ा तो मैंने अंदर से बंद किया हुआ था, चटखनी भी लगा दी थी। मैंने बत्ती जला दी। इसके साथ ही मुझे एक इंसानी शक्ल तेजी से आगे बढ़ती दिखाई दी। इसके हाथ में कोई शय थी। मेरे सर पर एक ज़रब लगी। दर्द की एक तेज टीस मेरे रगों पे में उतर गई और इसके बाद मैं बेहोश हो गया।